Hello students, first of all please subscribe my channel, like it and share it. If you have any query regarding the topics, so you can give that message in my comment box. I will try to sort out your problems. Today we are here to read the rest of the part of this Why Democracy, What is Democracy. This was the second chapter of your book, and here we have to read two main points today, that is arguments in favor of democracy and arguments in against democracy. These two very important points today we will discuss. सबसे बड़ी बात ये है कि हर एक चीज के दो पहलू होते ही हैं. For everything there are two aspects, negative aspect and positive aspect. In first chapter we have read so many demerits of dictatorship and so many merits of this democracy. And in first part of this chapter also we have seen so many good things about democracy. बहुत ढेर सारी अच्छी बातें हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ी कि बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी पढ़ी हमने. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर एक चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू होते ही हैं. तो क्या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी कुछ तर्क जाते हैं, क्या उसका भी कुछ निगेटिव पहलू होता है, ये हम यहाँ पे आज देखेंगे कि इसके निगेटिव पहलू कौन कौन से हो सकते हैं. जब इतनी अच्छी चीज़ है तो इसके बारे में निगेटिव कौन कौन सी बातें हो सकती है, ये एक तर्क है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं. पहला है leaders keep changing, this leads instability. In our democracy what happens, there is a pattern of election. After every 5 years there is election. हर 5 साल के बाद elections यहाँ पे होने हैं और हर 5 साल के बाद nobody can give this guarantee that the same party will rule again. इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जो अभी सत्ता में है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वही फिर से जो है रूल करने आ जाएगी. इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता. इफ़ यू हैव डन वेरी वेल, अगर इन 5 सालों में आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया, देयर इज चांस टू कम बैक, तो आपके पास चांस है कि आप कम बैक कर जाए. बट वी नो दैट देयर आर सो मेनी पार्टीज, तो सबको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना. अक्सर ये होता है कि बहुत लंबे समय तक जो रूल करते हैं वो हार सकते हैं, बहुत कम समय तक जो रूल किया है वो फिर से जीत सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें चलती रहती हैं. अब यहाँ आप सपोज करिए कि इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता कैसे आ जाती है हमारे डेमोक्रेसी में. ये अस्थिरता कैसे आ जाती है, इस तरह का माहौल कैसे आ जाता है. ये ऐसे आ जाता है कि जब 5 साल तक किसी ने रूल किया, अब फिर से इलेक्शन हुए, वो गवर्नमेंट अब गई, दूसरी गवर्नमेंट आई. ठीक, अब जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने अपने नए काम स्टार्ट किए. जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने जो काम स्टार्ट किया था, जो 5 सालों के अंदर फिनिश नहीं हो पाया, वो काम अधूरा रह गया, वो काम अब वहीं रहेगा. क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आएगी हर एक चीज़ नए आइडियाज़ के साथ वो आगे बढ़ाएगी. तो वो काम जो पहली गवर्नमेंट ने किया था वो अधूरा रह गया, वो वहीं रहा. अब दूसरी गवर्नमेंट नए काम को इंट्रोड्यूस करके वो आगे बढ़ा रही है. अब सपोज करिए कि 5 सालों में जो ये दूसरी पार्टी आई थी, इन्होंने जो है काम पूरा नहीं किया है. डेफिनेटली बहुत से काम अधूरे रह जाएंगे. 5 साल बहुत ज़्यादा भी नहीं होता किसी चीज़ के लिए और बहुत कम भी नहीं होता, लेकिन कुछ काम बहुत ज़्यादा समय लेते हैं. डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है जिसे आप एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दे सकते हैं. तो अगर ये जो दूसरी पार्टी आई थी, इन्होंने 5 साल रूल किया, कुछ नई चीज़ें इन्होंने भी निकाली, लॉन्च की. अब कोई तीसरी पार्टी आ रही है, इलेक्शन हुए, ये पार्टी हार गई, कोई तीसरी पार्टी आ रही है. तो वो जो तीसरी पार्टी आएगी वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को फिर से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देगी. नई नई पॉलिसीज़ आएंगी, बहुत कुछ नया नया होता जाएगा, बहुत कुछ नया होगा. फिर क्या हुआ, जो सेकेंड पार्टी आई थी उसके काम भी वही रह गए. तो इस तरह से जो है जो काम बीच बीच में आधे अधूरे रह जा रहे हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं पीछे ले जाते हैं, हमारे कंट्री को भी कहीं ना कहीं पीछे ले जा रहे हैं. कि वही काम अगर कंटिन्यू करके उसे उसके मुकाम तक पहुंचा दिया जाता तो ये हमारे डेवलपमेंट में कहीं न कहीं कुछ कदम आगे हमारा लीड करता. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ इंस्टेबिलिटी का एक माहौल क्रिएट हो जाता है कि एक अस्थिरता डेमोक्रेसी में हमेशा बनी रहती है. इलेक्शन की वजह से, लीडर्स के चेंज की वजह से अस्थिरता हमेशा बनी रहती है. अब आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट
कि डेमोक्रेसी के विरोध में सेकेंड पॉइंट क्या निकलता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी को बिल्कुल ये समझा जाता है कि ये एक कंपटीशन है, क्योंकि हमें ये लगता है कि इंडिया में there are so many several parties are there, every individual is free to make his own party, we have given this right। हमारे इंडिया में इतनी फ्रीडम है कि अगर कोई भी इंसान को लगता है कि वो पार्टी बनाने लायक है, वो लीडिंग कर सकता है, तो वो अपनी पार्टी बना सकता है। दिस रिजल्ट दैट देयर आर so many parties are there in India। हमारे इंडिया में बहुत ढेर सारी पार्टीज है। whenever there is election, so all the parties wants to win this। सभी पार्टी इसको जीतना चाहते हैं और वो इसे एक हेल्दी कंपटीशन की तरह से नहीं लेते हैं, ये उसे एक रेस जैसा लेते हैं कि एक रेस है जिसमें हमें फर्स्ट आ जाना है। और ये जो कंपटीशन है दे मेक इट द मैटर ऑफ देयर रिस्पेक्ट एंड ईगो। इस चीज़ को वो अपने ईगो और सम्मान का एक मुद्दा बना लेते हैं कि हमें सामने वाले को अपनी सारी चीज़ें, सारी ताकत दिखा देनी है। पावर प्ले दैट मीन्स मेरे पास जितनी ताकत है मुझे एकदम सामने वाले को प्रूव कर देना है दैट आई एम मच बेटर देन यू, आई एम मच मोर पावरफुल देन यू। हम आपसे बहुत ज़्यादा शक्तिमान हैं और इस रेस को जीतने के लिए कि यस आई शुड बी द लीडर, इसे करने के लिए दे कैन गो बियॉन्ड द लिमिट। वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, कोई भी लिमिट वो क्रॉस कर सकते हैं। एंड देयर इज नो मोरालिटी। और जब वो इस कंपटीशन के लिए सोचते हैं तो वो किसी मॉरल वैल्यूज़ पे नहीं जाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उनके लिए उस समय ये मैटर नहीं करता है। उस समय उनके लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि एनी हाउ दे हैव टू विन। किसी भी तरह से उन्हें ये इलेक्शन तो जीत ही जाना है। तो उसमें वो क्या करते हैं, वो अपने पूरा जो सोर्सेज होते हैं, ह्यूमन सोर्सेज एंड मनी, ऑल टाइम, 3 थिंग्स आर वेस्टेड। वो ये सारी चीज़ें पूरी ताकत से झोंक देते हैं इस इलेक्शन में। अपना मनी पावर दिखा देते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स का पावर दिखा देते हैं, जो भी रिसोर्सेस उनके पास अवेलेबल होते हैं वो सारी चीज़ें वो इस इलेक्शन में दिखा देते हैं इस इलेक्शन को जीतने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ दिस डेमोक्रेसी। नाउ many people have to be consulted in the democracy that it leads to delay। श्योर वेरी ऑब्वियस थिंग कि अगर इतनी बड़ी कंट्री है और अगर कोई डिसीजन लेना है तो हमें ये पता है कि एवरी डिसीजन इज टेकिंग इन द पार्लियामेंट। हर एक डिसीजन पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। एंड पार्लियामेंट इज हैविंग 3 पार्ट, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। First, any bill, if there is any bill, it has to be passed. First it will go to the Lok Sabha. After that, it will go to the Rajya Sabha. And if Rajya Sabha is not agreed on the point, it will again come back to the Lok Sabha. And in the final round is it will go to the president for the signature. और उसके बाद भी कई रीडिंग्स इसमें होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, बहुत ढेर सारा टाइम इसमें लगता है। ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि हमने आज कोई प्रॉब्लम बताई गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने तुरंत उसके लिए कानून बना दिया, तुरंत उसके लिए बिल पास कर दिया, बिल्कुल नहीं। और हम जानते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के इतने ढेर सारे लोग हैं। एंड इफ ऑल द मेंबर्स हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। अगर मुझे अकेले का कोई डिसीजन लेना है तो ये तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक मुद्दे पे हमारी पूरी फैमिली को डिसीजन लेना है तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, क्योंकि फैमिली में 4-5 मेंबर है तो वो हर एक पॉइंट को देखेंगे, उसमें अपना सजेशन देंगे, वो करते करते कुछ टाइम तो लगेगा ही। सो if we are talking about democracy and if we want any solution, any law has should be passed, we have to wait। किसी भी solution के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। So this is the demerit of democracy। Now democracy leads corruption as it based on electoral competition। Election पैटर्न जो है हमारी कंट्री में ये कहीं ना कहीं करप्शन को लीड करता है, करप्शन को जन्म देता है, उसे आगे बढ़ाता है।
ये कैसे होता है? whenever there is election, तो वोटर्स आर परचेज्ड, जो वोटर्स हैं उन्हें खरीदा जाता है, वोटर्स को खरीदा जाता है पैसे देके, और किसी भी तरह के लालच की चीज़ें उन्हें दिखा के उन्हें खरीद लिया जाता है कि यू हैव टू वोट फॉर अस, सो दैट लीड्स करप्शन। और इसमें और क्या होता है, देर इज अ फिक्स अमाउंट, एक अमाउंट फिक्स है कि आपको लोकसभा चुनाव में जो है आप इतने पैसे अपने सारी चीज़ों पे, प्रचार प्रसार पे खर्च कर सकते हो, हर एक चीज़ के लिए जो है पैसे फिक्स है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो भी उम्मीदवार होते हैं जो इलेक्शन के लिए लड़ रहे होते हैं, वो बियॉन्ड द लिमिट जाके उनके पास जितने अपने पैसे होते हैं वो सारे पैसे उसमें लगा देते हैं कि वो इलेक्शन को जीत जाए। सो दिस इज ऑल्सो one thing, one small example we can take। बहुत बड़े लेवल पे तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन those who belong from that rural background, जो भी गांव से रिलेशन रखते हैं, आप लोग में से भी बहुत लोग होंगे जो जिनका गांव होगा, जो गांव में रहते होंगे, और जिनके घर के कुछ लोग ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़े होंगे। तो वो एक छोटा एग्जाम्पल है कि उस समय जो घर की कंडीशन होती है वो कितनी टेंस्ड, उस समय कितना टेंस्ड माहौल होता है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं किसी को लालच देने के लिए, किसी को अपनी तरफ करने के लिए। तो ये एक छोटे एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, जो लोग भी इससे वाकिफ हैं, जिन लोगों ने भी इसे देखा है, बेसिकली जो लोग गांव में रहते होंगे, जो भी स्टूडेंट्स गांव के बैकग्राउंड के होंगे, वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ कॉमन पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। कॉमन पीपल हियर वी कैन से दैट सीधे साधे लोग, या वो लोग जो लोग अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, वो अपने माइंडसेट के साथ बिल्कुल नहीं चलते हैं। उन्हें अगर मैंने जाके बोल दिया कि हाँ मैं आपके लिए ये करूँगी, अगर आप मेरे लिए वोट करते हो, आपकी कम्युनिटी मेरे लिए वोट करती है, तो मैं आपके पूरे समुदाय के लिए अब ये पॉलिसीज़ लेके आऊँगी और आपका बहुत ज़्यादा मैं वेलफेयर करने की कोशिश करूँगी। तो उन्हें ये सारी फेक चीज़ें भी, झूठे वादे भी उन्हें उस समय सच लगते हैं, और वो उनके साथ उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल देते हैं। तो जो ये कॉमन पीपल हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, उन्हें इस बात से मतलब भी नहीं होता, ये समझ भी नहीं पाते हैं। उस वक्त उन्हें यही लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है बिल्कुल यही सही है, हमें जो है हमें हमारी कम्युनिटी को इसी रास्ते पे चल देना चाहिए। बल्कि इन सब लोगों को, देश के हर एक तबके को, चाहे वो लोअर कास्ट का हो, चाहे वो जो भी क्लास का हो, उसे कम से कम अपने देश, अपनी कम्युनिटी, अपनी लोकेलिटी के बारे में ये सोचना जरूर चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है इसके पहले उसने क्या क्या कर रखे हैं, कुछ अच्छा किया भी है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रख लेनी चाहिए। उसके बाद ही अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। बट दे डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, वो बिल्कुल नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। तो these people, these सीधे साधे people, these common people, they are the vote bank for some leaders, for some ruling parties. This is also one demerit of this democracy. So we have discussed all the negative point of democracy. यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि पहले जो है हमने निगेटिव पॉइंट को डिस्कस क्यों किया, किसी भी चीज़ की अच्छे पहलू को क्यों नहीं डिस्कस किया। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है कि जब भी हम बहुत लंबा लेक्चर सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो पहले की गई हुई बातें होती हैं इंसान उसे भूल जाता है, बाद की चीज़ें याद रह जाती हैं। तो अगर इस लेक्चर में मैं आपको स्टार्टिंग में इसके फेवर में कोई पॉइंट्स बताऊं, तो हो सकता है आपके दिमाग से थोड़ा बहुत डिलीट हो जाए, लास्ट के निगेटिव पॉइंट्स आपके दिमाग में रह जाएंगे। तो बेटर है कि पहले निगेटिव पॉइंट्स आपको बता दिए जाए और लास्ट के जो फॉर फेवर, जो फेवर के पॉइंट्स है वो बताया जाए, ताकि आपके दिमाग में ये बना रहे कि हाँ इतनी सारी निगेटिविटी के बाद भी कहीं ना कहीं दिस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो नाउ वी हैव टू सी व्हाई इट इज कॉल्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग
feeling with this that it is accountable form of government. ये जो है accountable form of government, accountable that means जवाबदेह, कि अगर कुछ भी होगा तो गवर्नमेंट को आपको जवाब देना है. In any kind of a government there is no responsibility of the government that they have to give the answer to the people, कि उन्हें लोगों को जवाब दे ना दे उससे मतलब नहीं है. बट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है उसे स्टार्टिंग से ही अकाउंटेबल होना पड़ता है. सी इन योर बुक देयर इज वन एग्जांपल. इन 1958 to 1961, 1958 से 1961 तक जो चाइना में फेमाइन आया, फेमाइन दैट इज वो एक ऐसी कंडीशन होती है जब पूरे देश में खाने पीने की चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं होती, कम पड़ जाती हैं और उसकी वजह से भूखमरी स्टार्ट हो जाती है और बहुत ढेर सारे लोग बिना भोजन के, बिना खाना के भूखमरी से मरने लगते हैं. तो ये कंडीशन फेमाइन होती है. ये एक कैलामिटी है और इसे हम कह सकते हैं एक डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है. तो इससे लड़ने के लिए गवर्नमेंट को रेडी होना पड़ता है. बट व्हाट हैपेंड इन चाइना, चाइना में क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट शायद इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रेडी नहीं थी, वो अकाउंटेबल नहीं थी. तो चाइना में इस फेमाइन से नियर अबाउट 3 करोड़ पीपल, 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई सिर्फ इस फेमाइन की वजह से. उन्हीं दौरान जो है इंडिया में भी इस तरह की चीज़ें, नेचुरल डिजास्टर फेमाइन इंडिया ने भी फेस किया. बट इस तरह की ड्रास्टिक सिचुएशन इंडिया में क्रिएट नहीं हुई कि इतने लोग भूखमरी की वजह से मर जाएं. क्यों? क्योंकि मीडिया वगैरह ने भी ये बताया कि शायद ये कंडीशन चाइना में इतनी बुरी कंडीशन है, इंडिया की कंडीशन बेटर इस वजह से है क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से जो इंडिया का पैटर्न है कि गवर्नमेंट ने सारी तैयारी एकदम स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट को पता है कि ये चीज़ें हमें अपने जनता को देनी है, तो वो उसके रूटीन में है कि ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए. ये कोई नई चीज़ नहीं है कि कोई अचानक प्राकृतिक आपदा आ गई तो हमें एकदम फिर से तैयारी शुरू कर देनी है, ऐसा कुछ नहीं है. ये एक पैटर्न है कि हमें स्टार्टिंग से ही अपनी जनता का ध्यान रखना है, अपनी जनता की हर ज़रूरत को पूरा करना है. तो बहुत भुखमरी जैसी कंडीशन इंडिया में नहीं है जैसी कंडीशन चाइना में थी. तो इट वॉज हैपन बिकॉज ये आर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और ये तो बहुत पुराना मान लीजिए एग्जाम्पल है. अगर हम आज की बात करें तो आज भी हम छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं और वो भी चाइना और इंडिया के को देखते हुए. कोरोना वायरस, इसमें भी हम देख सकते हैं कि चाइना की क्या कंडीशन है, इंडिया की क्या कंडीशन है. चाइना ने अनाउंस कर रखा है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट चाइना में कितने लोग मरे, क्या हुआ, कैसे हुआ, ओनली चाइना नोज, चाइना जानती है. धीरे धीरे चीज़ें अब बाहर आ रही हैं कि चाइना कंट्रोल कर पाई, नहीं कर पाई, कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे मर गए. एंड व्हाट इज द कंडीशन इन इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट is ready to face the problem strongly and Indian government is responsible to save the people. इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है. अभी वो इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, अभी पहले वो लोगों को बचा रही है, अभी वो जनता को बचा रही है. क्यों? जनता ने वोट किया है, जनता ने उन्हें चुना है, अकाउंटेबल है वो, उनसे जवाब मांगा जाएगा तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा. वो जवाबदेही के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए वो जनता को पूरी तरह से बचा रहे हैं. यहाँ पे जनता जब भी खड़ी हो जाएगी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेगी, देन गवर्नमेंट हैव टू आंसर, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा. गवर्नमेंट जवाब देती भी है, उसे पता है कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसे जवाब देना है. तो ऑलवेज दैट गवर्नमेंट इज रेडी टू रिप्लाई, ऑलवेज दिस गवर्नमेंट इज रेडी टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकेंड, what is the best in this democracy? Democracy improve the quality of decision making. अभी हमने निगेटिव पॉइंट में डिस्कस किया कि जहाँ डिसीजन की बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा डिले होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. लेकिन उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट हम ये कह सकते हैं कि ये भी है कि जहाँ इतने लोग, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, जहाँ इतने ढेर सारे लोग मिलके डिसीजन ले रहे हैं, they are putting their heads together to take the decision. एक डिसीजन को लेने में इतने लोगों का, सैकड़ों लोगों का
दिमाग लग रहा है तो वो डिसीजन गलत तो नहीं हो सकता। मैंने डिसीजन लिया, आपने मेरे साथ मिलके लिया, मे बी इट मे बी रॉन्ग, 2 लोग मिलके ले, 3 लोग मिलके, गलत हो भी सकता है। लेकिन जहाँ सैकड़ों लोग मिलके ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट को माइन्यूटली चेक किया जा रहा है कि सबका फेवर इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं कोई पार्ट ऐसा तो नहीं है कि कोई जनता आके कह दे कि ये मेरे फेवर में नहीं गया है। तो इसमें क्या होता है, जो क्वालिटी होती है डिसीजन की वो इम्प्रूव होती जाती है। इसमें हर एक क्लास को ले लिया जाता है डिसीजन लेते समय, तो उसकी क्वालिटी जो है डे बाय डे द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन इज इम्प्रूव्ड डे बाय डे। So in democracy, whatever decision is taking, that decision is best for the people, we can say. Now, democracy enhances the dignity of the citizen. How it is? डेमोक्रेसी जो है यहाँ की सिटीजन की डिग्निटी को कैसे मेंटेन करता है, कैसे एनहांस करता है। सी, यहाँ पे हमें वोटिंग राइट्स मिले हैं, दैट मीन्स वी आर वेरी इंपॉर्टेंट, माई वन वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and with this feeling I feel very proud that I have one vote and that vote values very much, कि उस वोट की वैल्यू तो है। जब भी इलेक्शंस होते हैं हर एक वोट को काउंट किया जाता है, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि मेरे एक के वोट ना करने की वजह से कोई गवर्नमेंट जरूर लड़खड़ा जाए, इधर उधर हो जाए। तो ये जो है डेमोक्रेसी, ये कहीं ना कहीं एक तो पूरा चांस देती है ऑल राउंड डेवलपमेंट का, हर तरह की फ्रीडम हमें मिली हुई है। कहीं ऐसा नहीं कि हम कुछ करना चाहें, कुछ पॉजिटिव करना चाहें और हमें कोई रोक ले, ऐसा कोई नहीं है। और द 6 दैट फंडामेंटल राइट्स आर गिवन, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए, अभी भी हम यूज कर सकते हैं, किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं उनसे। सो दीज ऑल थिंग्स आर गिवन, डेफिनेटली दिस इज द मैटर ऑफ प्राइड। इस प्राइड के साथ हम जीते हैं अपनी कंट्री में कि हमारी भी कुछ डिग्निटी, हमारी भी कोई वैल्यू है इस डेमोक्रेसी में। नाउ बेस्ट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट नो वन इज अ परमानेंट विनर और रूलर। ये तो सबसे अच्छी बात है मेरे हिसाब से कि यहाँ पे कोई परमानेंट विनर नहीं है। अगर आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, आज मैं यहाँ पे कुछ भी हूँ, कोई भी लीडर हूँ, कोई भी ये पार्लियामेंट के कोई भी मेंबर हूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ कल भी मैं वहाँ पे बनी रहूँगी, कल भी मुझे कैबिनेट मिनिस्ट्री में जगह मिलेगी। तो देयर इज नो गारंटी। मैं इस बात का झंडा लेके नहीं गाड़ सकती कि नहीं अगला इलेक्शन में मैं ही जीतने वाली हूँ, ठीक है, इसके लिए कोई स्टैम्प नहीं लगा हुआ। तो यहाँ जो विनर है दे मे बी लूजर टुमारो, वो कल लूजर भी हो सकते हैं। जो आज लूजर है वो कल विनर भी हो सकते हैं। तो इस फीलिंग के साथ कोई नहीं रह सकता कि नहीं 5 साल हमने रूल कर लिया मतलब जनता हमारे फेवर में है, अब जनता अगला वोट भी हमें देने वाली है, ठीक है। इस तरह की काल्पनिक चीज़ों में हम नहीं रह सकते। हमें रियलिटी के बैकग्राउंड पे रहना है और हमें ये पता ही रहना है हमेशा कि हम भी हार सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं। तो ऑलवेज we have to try for that. Our government should try to do well things for the people. If they want to come back, they want to exist in the democracy, they want to exist in the government. अगर गवर्नमेंट में एग्जिस्टेंस चाहिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा, आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। एंड नाउ सी, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ये कितनी अच्छी बात है डेमोक्रेसी की कि यहाँ पे राइट मिला हुआ है, स्पेस एक मिला हुआ है कि अगर गवर्नमेंट गलत जा रही है तो आप गवर्नमेंट को बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे उससे गलती हो रही है। यहाँ अपोजिशन पार्टी इज फ्री, मीडिया इज फ्री, पॉलिटिशियंस आर फ्री, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आर फ्री टू टेक आउट द मिस्टेक्स ऑफ द गवर्नमेंट, point out all the negative things on from the government. गवर्नमेंट जहाँ कहीं भी गलत हो रही है, कुछ मिसलीड हो रहा है, कुछ भी गलत जा रहा है, तो कोई भी आगे गवर्नमेंट को बता सकता है इन लोगों में से जो अभी मैंने बताया कि हाँ आप गलत जा रहे हो और दिस वे इज नॉट गुड, यू कैन टेक द अनदर वे, कि आप कुछ और उपाय सोचो किसी भी प्रॉब्लम का, वो जनता के फेवर में जाना चाहिए। यहाँ कोई सपरेशन यहाँ पे नहीं है कि बिल्कुल नहीं गवर्नमेंट जो कर रही है उसे कोई नहीं बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। गवर्नमेंट अपनी बातों पे अड़ नहीं जाती कि मैं ही सही, मैं ही सही, ऐसा कुछ नहीं है।
गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है अपनी मिस्टेक, उसके बाद उसे कहीं ना कहीं करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। सो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। रियलाइजिंग द मिस्टेक्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव, कि अपनी गलती को रियलाइज किया जाए, उसे सुधारने की कोशिश की जाए। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे, दिस ऑल वर इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। सो on the basis of that we can say that democracy is the best form of government। इससे अच्छा गवर्नमेंट का फॉर्म हो ही नहीं सकता, जिसमें आपको फ्रीडम दी गई हो, वोटिंग राइट्स दिए गए हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, आप गवर्नमेंट को पॉइंट आउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हो तो सोचो आपको कितना फ्री फील होगा अपने कंट्री में, कि हाँ हमें भी कुछ राइट हम बोल सकते हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट, this was all about your second chapter. Now I am going to finish this topic and your second chapter is over. If you are having any query regarding this topic, कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको ना समझ में आई हो, जो आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट शायद रह गया, छूट गया, इस तरह का कुछ भी, तो ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो of third chapter very soon I will give you. Okay, thank you very much.